सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बसंत दौड़ता हुआ अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, परीक्षा की पहली घंटी बजी। उसने जल्दबाजी में अपनी किताब के अंदर परीक्षा का हॉल टिकट ढूंढा, पर उसे वह नहीं मिला। दूसरी घंटी भी बज गई। वह पसीने से तरबतर हो रहा था। वह परीक्षा कक्ष की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था। जैसे ही वह परीक्षा के कमरे तक पहुंचा, उसका टिकट किताब से निकलकर नीचे गिरा। उसने चैन की सांस ली और तभी परीक्षा शुरू होने की आखिरी घंटी बजी। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा। अध्यापक ने उसे प्रश्न पत्र दिया। जब उसने प्रश्न पढ़ने शुरू किए तो उसे पता चला कि यह तो विज्ञान का पर्चा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और पेट में मरोड़ आने लगे। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या आज गणित की परीक्षा नहीं है? जब उसने अपने अगल बगल देखा तो उसे पता चला कि वह परीक्षा कक्ष में नहीं है, बल्कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। तब उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सपना देख रहा था। उसे बड़ी राहत मिली और वह पानी पीकर वापस सो गया। आमतौर पर सभी लोगों को परीक्षा से तनाव होता है और वे इसके बारे में चिंतित रहते हैं। अच्छे से अच्छे छात्र को भी परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होती है, खास तौर पर बोर्ड की परीक्षा से पहले। इस तरह की घबराहट और तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए।
इस सत्र में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कैसे की जाए। परीक्षा क्यों होती है? ताकि हम अपने ज्ञान को जांच सकें, ताकि दूसरे लोग हमारे ज्ञान को जांच सके। यह जांचने के लिए कि हमारी क्षमता के अनुसार हम अगले चरण या पद पर जाने योग्य हैं या नहीं। परीक्षा से कई नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है। डर, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा इत्यादि। पर हमारे जीवन में परीक्षा का बहुत महत्व होता है। आइए अब परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देते हैं। परीक्षा की तैयारी को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। ये हैं सामान्य तैयारी, किसी परीक्षा के पहले का दिन, परीक्षा का दिन, परीक्षा के बाद। सबसे पहले सत्र में हम पहले 2 चरणों के बारे में बात करेंगे और अगले सत्र में हम अगले 2 चरणों के बारे में बात करेंगे। पहले आपके लिए एक प्रश्न है। आप और आपके साथियों को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। यह प्रतियोगिता अगले महीने होने वाली है। आप इसकी तैयारी कब से करेंगे? जिस दिन से हमें चुना गया था उस दिन से, प्रतियोगिता के 3 दिन पहले, प्रतियोगिता के 1 दिन पहले। आप जिस दिन चुने गए थे उस दिन से ही तैयारी शुरू कर देंगे, है ना? तभी तो आप ठीक से तैयारी कर पाएंगे। 1 दिन या 3 दिन पहले शुरू करने से आप पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाएंगे, सही है ना? इसी तरह परीक्षा के 1 दिन या कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करने से आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आपने कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। आप अभ्यास के दौरान क्या करेंगे? आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे? आप कौन से तरीके अपनाएंगे? आइए एक शब्द पहेली के द्वारा इनके बारे में जानने की कोशिश करें। कुछ शब्द या वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उन शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। आपको उन अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने होंगे। क्या हम सही उत्तर देखें? नियमित अभ्यास, उत्साह, धीरे धीरे सुधार लाना, कमियों को दूर करना। परीक्षा की तैयारी करने के लिए और परीक्षा अच्छी तरह देने के लिए आपको इन सब की जरूरत पड़ती है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आप नियमित अभ्यास करेंगे, आप उत्साह से काम करेंगे, आप अपनी योग्यताओं को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे और आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, सही है ना? आपको ये सब परीक्षा की तैयारी के लिए भी करना है। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। उत्साह और दृढ़ता से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़कर, समझकर और अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना चाहिए। असफलता के कारणों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें दूर करने पर काम करना चाहिए। अगली मुख्य बात है समय सारणी, मतलब कि टाइम टेबल के अनुसार काम करना। आइए एक परिस्थिति के द्वारा
इस बात के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। राधा के पास 5 विषय हैं: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। परीक्षा की तैयारी के लिए उसे 20 दिनों की छुट्टी मिली है। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान ज्यादा कठिन लगते हैं और बाकी 3 विषयों में उसे कोई परेशानी नहीं है। उसने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें उसने प्रत्येक विषय के लिए 4 दिन रखे हैं। राधा की बड़ी बहन ने टाइम टेबल बनाने के लिए उसकी सराहना की, पर उसने उसमें कुछ कमियां भी बताई और उसे सलाह दी। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए, खास तौर पे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए। आप किसी जगह घूमने जाने से पहले क्या करते हैं? आप इन बातों के बारे में सोचते हैं। कहाँ जाना चाहिए, कितनी देर के लिए जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, वहां क्या कर सकते हैं, इत्यादि, है ना? टाइम टेबल बनाने से हमारी तैयारी में थोड़ा अनुशासन आता है और हम व्यवस्थित भी हो जाते हैं। इसलिए हमें राधा की सराहना करनी चाहिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया। पर इसे एक और नजरिए से देखें तो उसने प्रत्येक विषय के लिए उचित समय नहीं दिया। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए ज्यादा समय रखना चाहिए क्योंकि उसे वे ज्यादा कठिन लगते हैं। सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, पर हमें अपनी कमियों और गुणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। राधा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए 5.5 दिन रख सकती थी और अन्य विषयों के लिए 3-3 दिन। यह केवल एक सुझाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। हमें प्रत्येक विषय के लिए उचित समय ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कल्पना कीजिए कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 20 दिन की छुट्टी दी गई है। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रत्येक विषय के लिए कितना समय रखेंगे? यह बात याद रखिए कि टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए, लेकिन इसे बनाते वक्त हमें अपनी कमियों और अपने गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस तरह से अपनी पढ़ाई का समय तय करना चाहिए कि हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमल और अजय बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के तरीके के बारे में बातें कर रहे हैं। कमल को लगता है कि किसी भी विषय के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करना ही काफी है। अजय को लगता है कि केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है। उसे लगता है कि प्रश्न पत्र का नमूना या पैटर्न पता होना भी जरूरी है। कमल की राय कुछ हद तक सही है, पर अजय की राय बिल्कुल सही है। अगर हमें पता हो कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो हम परीक्षा के दौरान अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि हमें पता हो कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हल करने के लिए कितना समय लग सकता है। इससे प्रश्न पत्र को पूरा करने में मदद मिलती है। पर केवल प्रश्न पत्र का पैटर्न पता होना काफी नहीं है, पूरी पढ़ाई करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और प्रश्न पत्र का पैटर्न भी ठीक से जान लेना चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करें? परीक्षा की तैयारी करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करना, उत्साह और दृढ़ता से पढ़ना, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना,
उचित टाइम टेबल बनाना, प्रश्न पत्र का पैटर्न जानना। क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आप किसी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आप सारे पाठ एक बार पढ़ लेंगे या आप सारे पाठ रटना शुरू कर देंगे, या फिर आप केवल वे पाठ पढ़ेंगे जिनमें आपको कठिनाई हो? सारे पाठ एक बार पढ़ना, सारे पाठ रटना शुरू कर देना, केवल वो पाठ पढ़ना जो आपको कठिन लगते हो। सारी बातें रटने से और केवल कठिन पाठ पढ़ने से हम पूरी तैयारी नहीं कर सकते। ये तरीके सही नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से हम सारे महत्वपूर्ण भाग ठीक से समझ जाए। पूरे पाठ को फटाफट पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि पाठ में क्या क्या है। इससे हम जान पाते हैं कि वह पाठ किस बारे में है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण। फटाफट पढ़ना। इसके बाद हमें ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। हमें सारी मुख्य बातें लिख लेनी चाहिए। हमें चिन्हांकित करना या हाईलाइट करना चाहिए। इससे हम परीक्षा के एक दिन पहले पाठ को फिर से फटाफट याद कर सकते हैं। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण। फटाफट पढ़ना, चिन्हांकित यानी हाईलाइट करना। इसके बाद अगर हम विषय के सारे पाठों का सार लिख लें तो इसका अर्थ है कि हमने वह विषय अच्छी तरह समझ लिया है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण। 1. फटाफट पढ़ना। 2. चिन्हांकित या हाईलाइट करना। 3. सार संक्षेप करना। अगली चीज है खुद के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र बनाना। हमें प्रश्न बनाकर खुद के ज्ञान को परखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें सारी बातें ठीक से समझ आ गई है या नहीं। खुद की परीक्षा लिए बिना हम यह नहीं जान सकते कि हमने ठीक से पढ़ाई की है या नहीं। इससे हम पूरी तैयारी कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। संपूर्णता से पढ़ाई करने से हम प्रश्न पत्र अच्छी तरह हल कर पाएंगे और हमें अच्छे अंक भी मिलेंगे। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण। 1. फटाफट पढ़ना। 2. चिन्हांकित या हाईलाइट करना। 3. सार संक्षेप करना। खुद की परीक्षा लेना। हर व्यक्ति की ध्यान देने की क्षमता अलग होती है, पर कोई भी व्यक्ति किसी चीज पर निरंतर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। परीक्षा की तैयारी करते वक्त भी हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के बीच कोई रुकावट न आए। पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम बीच बीच में थोड़ा विराम लेते रहें ताकि हमारे दिमाग में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे। हमें बीच बीच में थोड़ा विराम लेना चाहिए। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। प्रिया अपनी तैयारी में इतनी खोई हुई है कि वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। समय बर्बाद ना हो इस वजह से वह खाना भी अपने कमरे में ही खाती है। उसे किसी भी बात से परेशानी ना हो इस वजह से वह अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती है। यह देखकर उसकी माँ ने सोचा कि वह प्रिया से बात करेगी। प्रिया की माँ को
प्रिया से क्या कहना चाहिए। प्रिया को पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पर लंबे समय तक किसी बंद जगह में रहने से और ताजी हवा में न जाने से काम बिगड़ सकता है। उसे कुछ देर के लिए बाहर ताजी हवा में जाना चाहिए। इससे वह शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेगी और वह पढ़ाई पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दे पाएगी। प्रिया की माँ ने भी उसे यही सलाह दी। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें शरीर और दिमाग में ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। आराम के बाद हमें खुद की देखरेख पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित और पर्याप्त नींद, सही मात्रा में पौष्टिक खाना, ये सब चीजें परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है। यह सोचना बेवकूफी है कि खाना कम खाकर या फिर कम नींद लेकर हम ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ऐसा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर गलत असर पड़ सकता है। हमें खुद की देखरेख अच्छी तरह करनी चाहिए, खाना, आराम इत्यादि। अब एक और परिस्थिति। सोनल अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त है। उसके पड़ोस में एक त्योहार की तैयारियां चल रही है। हर वक्त लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजते रहते हैं। सोनल को बहुत तनाव हो रहा है क्योंकि शोर की वजह से वह पढ़ाई पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से नहीं कर पा रही है। उसकी सहेली सलमा ने उसे कहा कि वह उसके घर आकर पढ़ सकती है क्योंकि वहां बिल्कुल भी शोर नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे आसपास का माहौल हमेशा शांत रहेगा ताकि हम पढ़ाई कर सके। कभी कभी हमारी राह में कुछ अनदेखी रुकावटें आ जाती है। ऐसे समय पर हमें किसी उचित जगह पर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह पढ़ सके। हमें पढ़ने के लिए सही जगह चुननी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खाली समय में करने वाले कुछ काम: कुछ देर तक पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत। कुछ देर के लिए हमें कुछ रोचक काम करने चाहिए ताकि हमारे दिमाग को आराम मिले। उदाहरण के लिए थोड़ी दूर चलना, मनपसंद गाने या फिर संगीत सुनना, योग करना, दोस्तों से बातें करना, ऐसे दोस्त जो पढ़ाई में व्यस्त ना हो, कुछ रचनात्मक काम करना, परिवार के लोगों से बातें करना। कोई मजेदार पहेली हल करने से भी दिमाग में ताजगी आ जाती है और हम पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये सब कुछ देर के लिए ही किया जाए। हमें ऐसे काम लंबे समय के लिए नहीं करने चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना। अब तक हमने देखा है कि पढ़ाई की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आमतौर पर आपको विज्ञान में अच्छे अंक मिलते हैं। वार्षिक परीक्षा में आप विज्ञान के पर्चे से पहले क्या करेंगे और क्यों? विज्ञान की तैयारी उसी तरह करूंगा या करूंगी जैसे मैं अन्य विषयों की तैयारी करता या करती हूँ। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है।
जवाब देने के लिए धन्यवाद। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है। इन जवाबों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अति विश्वास के कारण ऐसा हो सकता है कि आमतौर हमें जितने अंक मिलते हैं उससे भी कम अंक मिले। हमेशा अच्छे अंक प्राप्त हो उसके लिए यह जरूरी है कि हम सारे विषयों की तैयारी पूरा मन लगाकर करें। इसीलिए आत्मविश्वास होना सही है, पर परीक्षा के दौरान अति विश्वास नहीं होना चाहिए। कल आपकी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा है। आपने सारे पाठ अच्छी तरह समझ लिए हैं। आपको केवल विश्व के मानचित्र के बारे में कुछ बातें देखनी हैं। आप क्या करेंगे? मैं सोचूंगा या सोचूंगी, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ। मैं उस भाग को भी अच्छी तरह समझ लूंगा या लूंगी। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ। ऐसा सोचना, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ, या मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ, उचित नहीं है। अगर किसी कारणवश आपको घर पर या अगले दिन स्कूल में समय ना मिले, तो आप शायद उस विषय पर पूछे गए प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई ठोस वजह ना हो, तो कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। हमें पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। अब एक और प्रश्न। अब तक 4 परीक्षाएं हो चुकी है। आप आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। आप क्या करेंगे? मैं प्राथमिक उपचार करूंगा या करूंगी ताकि यह तकलीफ और ना बढ़े। मैं यह सोचकर घबराने लगूंगा या लगूंगी कि शायद मैं कल की परीक्षा नहीं लिख पाऊंगा या पाऊंगी। मैं इस सोच में पड़ जाऊंगी कि यह दर्द किस वजह से हो रहा है। दर्द के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं हो सकता। इसी तरह उसके बारे में सोचकर घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे तो तनाव और बढ़ता है। प्राथमिक उपचार करना ही उचित होता है ताकि वह समस्या और ना बढ़े। हमें परीक्षा से संबंधित डर और घबराहट को दूर रखना चाहिए। आप आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते हैं। आपकी माँ ने आपको सुबह 5 बजे उठा दिया ताकि आप परीक्षा के लिए पढ़ सके। आप क्या करेंगे? मैं मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी। मैं फिर से बिस्तर में जाकर सो जाऊंगा या जाऊंगी। मैं हाथ में एक किताब लेकर उसे अपने चेहरे के सामने रख लूंगा या लूंगी और बैठे बैठे सो जाऊंगा या जाऊंगी। बिस्तर में जाकर फिर से सोना या फिर बैठे बैठे सोना आलस्य की निशानियां है। सही तो यह होगा कि आप मुंह धोकर पढ़ने लग जाए। हमें परीक्षा के समय आलस नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो हमें काम को टालना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि परीक्षा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना, चिन्हांकित
या फिर हाइलाइट करना, सार संक्षेप करना, खुद की परीक्षा लेना, खाली समय में करने वाले कुछ काम, कुछ दूर तक पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत। क्या नहीं करना चाहिए? काम को टालना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। नमस्ते छात्रों, इससे पहले के भाग में हमने परीक्षा की तैयारी के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम उसके बारे में और विस्तार में जानेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न है। जब आप मीठा शब्द सुनते हैं तो आपको शायद हलवा, लड्डू, गन्ना इत्यादि का ख्याल आता होगा। इसी तरह जब आप परीक्षा शब्द सुनते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? हम परीक्षा की तैयारी 3 चरणों में कर सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद का दिन। हम एक एक करके इन तीनों चरणों के बारे में जानेंगे। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। इकबाल और मुकुल मित्र हैं। मुकुल के माता पिता दूसरे शहर में किसी काम से गए हैं, इसीलिए वह इकबाल के घर ठहर कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इकबाल हिंदी की तैयारी कर रहा है, जो कि उनकी पहली परीक्षा थी। पर उसने देखा कि मुकुल गणित की तैयारी कर रहा था। इकबाल ने कहा, अरे लगता है कि तुम हिंदी की पूरी तैयारी कर चुके हो। तुम अभी से गणित पढ़ने लग गए? उसकी परीक्षा तो 4 दिन बाद है। मुकुल ने कहा, मजाक क्यों कर रहे हो? कल गणित की परीक्षा है भाई। क्या तुमने टाइम टेबल नहीं देखा? फिर उसने इकबाल को टाइम टेबल दिखाया। तब इकबाल को एहसास हुआ कि वह गलत था। यह गलती क्यों और कैसे हुई? क्योंकि उसने टाइम टेबल ठीक से देखा ही नहीं था। क्योंकि अगले दिन हिंदी की परीक्षा केवल उसके लिए ही होने वाली थी। क्योंकि स्कूल के छात्रों को टाइम टेबल नहीं दिया गया था। इकबाल ने टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि हिंदी की परीक्षा कब है। आमतौर पर हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होती थी, इसलिए उसने सोचा कि इस बार भी हिंदी की परीक्षा सबसे पहले होगी। इस गलती से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे टाइम टेबल सही तरीके से लिखकर ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए था जहां से वो कभी भी उसे देख पाता। ऐसा करने से मन में कोई शंका या घबराहट रहती ही नहीं। आइए देखते हैं कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। इकबाल से जो गलती हुई उसकी वजह से वो बहुत परेशान था। मुकुल ने उसका मन बहलाने की कोशिश की। दोनों साथ मिलकर गणित की तैयारी करने लगे। इकबाल की माँ ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। खाने में बैंगन की सब्जी और रोटी थी। इकबाल को बैंगन पसंद नहीं था। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? माँ, आप मेरे लिए एक मसालेदार आलू पराठा दो और उस पर ढेर सारा मक्खन जरूर लगाना। उसे अपनी माँ का मन रखने के लिए खूब सारी रोटियां और बैंगन खा लेने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में रोटी और बैंगन की सब्जी खानी चाहिए। इकबाल को परीक्षा से पहले मसालेदार और भारी खाना नहीं खाना चाहिए। मसालेदार और भारी खाना
आसानी से नहीं पचता। इसी तरह उसे पौष्टिक खाना भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में उसका पेट खराब हो सकता है और उसे नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। उसे थोड़ी सी सब्जी और रोटी ही खानी चाहिए। परीक्षा के एक दिन पहले बिना मसाले वाला सादा खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आइए देखें कि इकबाल और मुकुल क्या कर रहे हैं। मुकुल फिर से परीक्षा की तैयारी करने लगा। जब इकबाल की माँ आई तो उसने पूछा, आंटी क्या आप हमारे लिए चाय बना सकती हैं? हम पूरी रात जागकर पढ़ाई करने वाले हैं। उन्होंने मुकुल से क्या कहा होगा? चाय या कॉफी जैसे पेय पीने से रात की नींद में रुकावट आ सकती है। परीक्षा के पहले अच्छी नींद आना जरूरी है, इसलिए रात को चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मुकुल और इकबाल को चाय या कॉफी की जगह ऐसी चीज पीनी चाहिए जिससे उन्हें ऊर्जा मिले। उन्हें परीक्षा से पहले कम से कम 6 से 7 घंटों की नींद जरूर लेनी चाहिए। इकबाल की माँ की बात मानते हुए दोनों कुछ देर टहलने गए और फिर उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की। इकबाल परीक्षा के पहले अपने नोट्स पढ़ना चाहता था। उसने देखा कि नोट्स जल्दबाजी में अस्पष्ट तरीके से लिखे हुए थे। उसकी लिखावट बहुत ही खराब थी, इसलिए उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तैयारी करने के लिए मुकुल के नोट्स पढ़ने पड़े। अगर नोट्स अच्छी तरह न बनाए गए हो तो परीक्षा के पहले तैयारी नहीं की जा सकती। किसी दूसरे व्यक्ति से नोट्स बनवाना भी हमेशा लाभदायक नहीं होता। अपने आप अच्छी लिखावट में नोट्स बनाना ही ज्यादा आसान होता है और समझने में भी दिक्कत नहीं होती। सोने से पहले मुकुल ने अपना बस्ता जमा लिया। उसने ध्यान से सारी चीजें रख ली। अगले दिन की परीक्षा के नोट्स, पेन पेंसिल, हॉल टिकट और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड। पर मुकुल के कहने के बावजूद इकबाल ने अपना बस्ता नहीं जमाया। सुबह उठकर इकबाल अपनी चीजें ढूंढने लगा और उसे बहुत परेशानी हुई। हमने देखा कि इकबाल व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता। उसे रात को सोने से पहले ही सारी चीजें बस्ते में डाल देनी चाहिए। पेन पेंसिल के अलावा उसे जरूरी कागज जैसे कि परीक्षा प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड, स्कूल के कपड़े इत्यादि पहले से तैयार रखने चाहिए ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी ना हो। परीक्षा के दिन आमतौर पर ज्यादा तनाव होता है, इसीलिए व्यवस्थित तरीके से काम करने से तनाव नहीं बढ़ता। हमें सभी जरूरी चीजें, पेन पेंसिल, आईडी कार्ड इत्यादि रात को ही संभाल कर रख लेनी चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? हमेशा टाइम टेबल को ध्यान से देखें। परीक्षा के पहले तैयारी के लिए नोट्स स्पष्ट लिखावट में बनाएं। परीक्षा के एक दिन पहले पौष्टिक और स्वच्छ भोजन खाएं। चाय, कॉफी इत्यादि ऐसी चीजें ना पिएं। अच्छी तरह आराम करें और पूरी नींद लें। पूरी तैयारी कर लें। पढ़ाई सामग्री जैसे कि पेन पेंसिल इत्यादि। इस सत्र में हम सीखेंगे कि परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम इकबाल और मुकुल के बारे में बात करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएं? मुकुल और इकबाल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इकबाल ने नाश्ता करने के बाद 1 ग्लास जूस पिया। मुकुल
नाश्ता ही नहीं करना चाहता था, पर इकबाल की माँ ने उससे बात की और उसे हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए मना लिया। जी हाँ, अगर आप भूखे पेट परीक्षा देने जाएंगे तो आपको थकान, चक्कर या ऐसी कोई अन्य समस्या हो सकती है। आप में परीक्षा देने की ताकत नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में तरल पदार्थों की कमी से ऐंठन आने लगती है। हल्का नाश्ता करने से और कुछ पौष्टिक पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती और ऐंठन भी नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, परीक्षा के दिन और उसके एक दिन पहले हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो पौष्टिक हो और आसानी से पच जाए। आवश्यकता के अनुसार पानी पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। नाश्ते के बाद मुकुल स्कूल जाने के लिए तैयार था। इकबाल ने कहा, स्कूल बस आने में अभी 15 मिनट है, हम 5 मिनट बाद भी निकल सकते हैं। मुकुल ने कुछ जवाब दिया। उसके बाद इकबाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों स्कूल जाने के लिए निकल गए। क्या आपने इस वार्तालाप पर ध्यान दिया? मुकुल ने कहा, समय के हिसाब से बस 15 मिनट बाद आने वाली होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि बस जल्दी आ जाए या फिर आए ही ना। अगर हम स्कूल की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ लें तो हम इस तनाव से बच सकते हैं। क्या मुकुल सही कह रहा था? जी हाँ, तनाव से बचने के लिए यह बेहतर होगा कि हम समय से पहले स्कूल पहुंच जाएं। इकबाल और मुकुल समय से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। परीक्षक ने सबको प्रश्न पत्र दिए। इकबाल और मुकुल को प्रश्न पत्र लेने के बाद क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न पढ़ते ही उत्तर लिखना शुरू कर देना चाहिए। पूरा प्रश्न पत्र एक बार पढ़ लेना चाहिए और जो प्रश्न उन्हें अच्छी तरह आते हैं उनके जवाब सबसे पहले लिखने चाहिए। आसपास देखना चाहिए कि अन्य विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। हमें सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए और फिर जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह पता हो वो सबसे पहले लिखने चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सही प्रश्न पत्र मिला है या नहीं, और हम ये भी समझ पाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में हमें कितना समय लगेगा। यह तरीका अपनाने से हम परीक्षा अच्छी तरह दे पाएंगे, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र पढ़ने में और प्रत्येक जवाब लिखने में कितना समय लगेगा, यह तय करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमें परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि अंग्रेजी की परीक्षा के दिन इकबाल के साथ क्या हुआ। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में उसकी मनपसंद कविता के बारे में एक निबंध वाला प्रश्न था। प्रश्न देखकर इकबाल बहुत खुश हुआ और उत्तर लिखने में खो गया। जब परीक्षक ने घोषणा की कि केवल आधा घंटा बचा है, तब उसे एहसास हुआ कि अभी उसे कई प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वह फटाफट सारे उत्तर लिखने लगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए सोच समझकर समय देना चाहिए था। फटाफट उत्तर लिखने की जगह उसे बाकी के प्रश्न छोड़ देने चाहिए थे। परीक्षा पूरी होने की घंटी बजने के बाद भी उसे उत्तर लिखते रहने चाहिए थे। इकबाल से भी वही गलती हुई।
जो परीक्षा के दौरान अन्य कई छात्रों के साथ होती है। जिस प्रश्न का उत्तर उन्हें अच्छी तरह आता है उस पर ज्यादा समय बिताते हैं और बाकी प्रश्नों को फटाफट निपटा देते हैं। अगर उसने प्रत्येक प्रश्न को उचित समय दिया होता तो वह इस परिस्थिति से बच सकता था। कई बार इसका विपरीत भी होता है। कुछ छात्र कठिन प्रश्न को हल करने में ज्यादा समय बिता देते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें आता है उसमें बहुत कम समय देते हैं। यह स्थिति भी खतरनाक हो सकती है। इससे आपके परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। सभी प्रश्नों को उचित समय देने से हम इस समस्या से बच सकते हैं। इकबाल गणित की परीक्षा दे रहा था। एक कठिन प्रश्न में वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ बेंच पर एक ऊंची कक्षा का छात्र बैठा था। परीक्षक उत्तर पुस्तिका देने में व्यस्त था। इकबाल सोच रहा था कि धीरे से फुसफुसाकर वह उस छात्र से पूछ ले कि कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसे यह पता चल जाए तो वह खुद ही उत्तर निकाल लेगा। वह अपने पास बैठे छात्र से यह पूछने के लिए अधीर हो रहा था। इकबाल को क्या करना चाहिए से मदद लेने का अर्थ है बेईमानी करना। यह दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ बेईमानी होगी। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। इस बारे में सोचकर निराश होने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे उसकी परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। उसे प्रमेय के बारे में नहीं पूछना चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है। अगर परीक्षक को पता चल जाए कि उसने बेईमानी की है तो उसे परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्मसम्मान और उसकी इज्जत दोनों ही कम हो जाएगी। आत्मसम्मान गंवाने से बेहतर है कि वह परीक्षा में कुछ अंक कम ले आए। बेईमानी करके ज्यादा अंक प्राप्त करने से तो अच्छा है कि हम उतने ही अंक लाएं जितने के हम हकदार हैं। क्या हम एक शपथ लें? कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना सीधा हाथ इस तरह अपनी छाती पर रखें और मेरे बाद दोहराएं। परीक्षा के दौरान मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा या करूंगी। मैं वही लिखूंगा या लिखूंगी जो मुझे आता है। मैं किसी कागज के टुकड़े, कोई किताब या और किसी व्यक्ति की मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। बेईमानी करके सफल होने से तो अच्छा है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। अगर कोई व्यक्ति सामने होकर मेरी मदद करे तो भी मैं उसकी मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। उस प्रश्न से परेशान होने के बाद इकबाल ने दूसरे प्रश्न हल किए। समय समाप्त होने के बाद उसने अपने उत्तर परीक्षक को दे दिए। मुकुल ने सारे प्रश्न हल कर दिए थे। उसने इकबाल की तरफ देखा। इसके बाद उसे क्या करना चाहिए? अपने उत्तर परीक्षक को देकर बाहर चले जाना चाहिए। आखिरी घंटी बजने से पहले सारे उत्तर एक बार जांच लेने चाहिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। बैठे बैठे घंटी बजने का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना या फिर
घंटी के बजने का इंतजार करना सही नहीं होता। हमने अब तक इस बात पर ध्यान दिया कि परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परीक्षा के बाद किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के बाद इकबाल अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। उसे पता चला कि उसने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया है क्योंकि उसने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा था। अब इकबाल को क्या करना चाहिए? गलती के बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए? गलती की वजह से खुद को कोसना चाहिए? यह ठान लेना चाहिए कि अब वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दुखी होना या खुद को कोसना व्यर्थ होगा। इससे बेहतर तो यह होगा कि वह इस अनुभव से कुछ सीखे। इसलिए सबसे उचित यही होगा कि वह ठान ले कि ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा। मुकुल ने बाहर आकर देखा कि इकबाल दो विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। उसने इकबाल से कहा, जो परीक्षा हो गई उसके बारे में भूल जाओ, चलो घर चले। मुकुल इकबाल को वहां से क्यों ले गया? जो परीक्षा हो चुकी है उसके बारे में ज्यादा सोचना उचित नहीं होता। उससे तो केवल तनाव बढ़ता है और समय भी बर्बाद होता है। इकबाल को अपना मन बहलाना चाहिए और आने वाली परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। उसने जो गलतियां की थी उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ने की मदद मिलती है। इकबाल और मुकुल घर पहुंच गए। उनकी अगली परीक्षा एक दिन के बाद है। उन्हें क्या करना चाहिए? खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। घर पहुंचते ही अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खाना खाते समय भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। उचित उत्तर है खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद पौष्टिक खाने की और आराम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परीक्षा के समय काफी तनाव होता है। इसलिए शरीर में ऊर्जा बनाए रखना और दिमाग को ताजा रखना जरूरी है। उचित भोजन और आराम से हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करता है। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।